बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 16 है क्वाड्रिलेटरल्स एंड एक्सरसाइज 16 है। क्वेश्चन हम इसका 5 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। एक पैरेललोग्राम दी हुई है और जिसके हमने रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करने हैं। अब पैरेललोग्राम बेसिकली क्या होती है? ऐसी शेप जिसमें 4 साइड्स हों। ठीक है, अब पैरेललोग्राम में 2 साइड्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और दूसरी 2 साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज पहले पढ़ ले ताकि हम जो है ना इजी वे में इसको इनके एंगल्स को फाइंड कर सकें। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप ये देखें कि एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हमारे पास जो पैरेललोग्राम आ जाता है तो उसके ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट एंगल जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। 2 प्रॉपर्टीज हो गई। और थर्ड प्रॉपर्टी जो है ना वो यहाँ पे हम यूज करेंगे वो ये कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना एक पैरेललोग्राम में, वो आपस में उनका जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होती है। यानी कि इस एंगल और इस एंगल को जब हम ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। तो हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं सारे एंगल्स को। तो सबसे पहले ऑपोजिट एंगल की बात देख लेते हैं क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है। वी नो दैट कि ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सिंपल यहाँ पे हम लिख देते हैं। सो बी और डी आपस में इक्वल हो गए तो हम यहाँ पे बी को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल, एंगल बी इज इक्वल एंगल डी। एंगल बी पे हमारे पास क्या है? 110 और एंगल डी पे भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 110। तो सिंपल आप यहाँ पे एंगल डी इज इक्वल 110। अच्छा, ये जो एंगल डी और एंगल बी है ना, इसको एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं। वो इस तरीके से आप सिंपल लिखो ए बी डी। सेंटर में आपका आना चाहिए बी क्योंकि बी के ऊपर ही 110 है और डी को आप लिखोगे ए डी सी। तो मैंने इसको सीधे तरीके से लिख दिया क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायगोनल फॉर्म नहीं है जो है वो सेपरेट कर रहा है किसी भी एंगल को, इसलिए मैंने सीधा सीधा लिख दिया। इजी वे में हमने काम कर लिया। तो ये डी का हमारे पास आंसर आ गया। डी पे भी हमारे पास आ गया 110। अब बात आती है एंगल ए और एंगल सी की। तो जैसे कि मैंने आपको सेकंड प्रॉपर्टी ये बताई थी कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो हमारे पास उनका सम किसके इक्वल होता है? सप्लीमेंट्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं sum of adjacent angles in a parallelogram is supplementary. Is supplementary या is 180 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, is 180 ही लिख लो बिकॉज वी नो डैट के सप्लीमेंट्री और 180 एक ही बात है। तो अब हम यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स को ले लेते हैं। एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी आपस में क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं। वी नो डैट कि एंगल बी और एंगल सी जो है वो क्या है? एडजेसेंट। तो इन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 180 के इक्वल हो जाएगा। ये हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है उसके अकॉर्डिंग ये लिख दिया। एडजेसेंट एंगल बी आप ए भी ले सकते हो। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। आप ए और बी ले लो, आप ए और डी ले लो। ए का आपने ले लेना वो वाला एंगल जो नाउन है और एक वो एडजेसेंट एंगल ले लेना है जो नाउन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बी और सी को ऐड किया बिकॉज ये एडजेसेंट एंगल्स हैं और उनका सम किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल। तो एंगल बी के ऊपर हमारे पास क्या एंगल बन रहा है? 110 का। एंगल सी का हमने फाइंड करना है तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब एंगल सी फाइंड करना है तो जो 110 है वो यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके 180 के बाद माइनस हो जाएगा, यानी कि 180 में से माइनस हो जाएगा 110। तो जब हमने इसको 180 में से 110 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 70। तो एंगल सी के ऊपर हमारे पास आया 70। अच्छा, फिर से हमने वही प्रॉपर्टी जो पहले यूज की थी ना, ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, वही हमने अब यूज करनी है बिकॉज हम सीधे तरीके से इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो अब एडजस्टन वाला कर लें लेकिन काम जो है ना लंबा हो जाएगा एडजस्टन के लिए, इसलिए आप सिंपल ऑपोजिट एंगल को यूज करते हुए कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल से सेम यही स्टेटमेंट लिखोगे कि ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो एंगल ए एंड एंगल सी इक्वल। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। अच्छा, कुछ बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे इक्वल किया हुआ है यहाँ पे प्लस किया हुआ है। तो आपने ना स्टेटमेंट को देखते हुए करना है। अगर ऑपोजिट एंगल है तो ऑब्वियसली वो इक्वल होंगे और अगर एडजेसेंट एंगल है तो वो ऑब्वियसली प्लस होके 180 के इक्वल लिखा जाएगा उन्हें। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। एंगल ए पे हमारे पास अभी कोई भी एंगल मौजूद नहीं, यानी कि उसकी वैल्यू नहीं आई हुई। एंगल सी पे हमारे पास 70 आ गया हुआ है तो हमने 70 एंगल लिखा, तो ये हमारे पास एंगल ए की भी वैल्यू आ गई। तो 3 एंगल हमने फाइंड करने थे, ए डी एंड सी। तो तीनों के तीनों एंगल हमने
फाइंड कर लिए। तो अगर आप चाहो तो आप इसको जो है ना, जैसे बैक पे आंसर ना, कुछ बच्चे यहाँ पे जरूर कमेंट करेंगे कि बैक पे तो ऐसे नहीं लिखा हुआ, तो आपको मैं वो भी तरीका बता देती हूँ कैसे लिखा हुआ है। सिंपल, ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल एंगल ए डी सी, ए डी सी इक्वल बी और डी, ए डी सी, एंगल बी और एंगल डी। जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है ना बी एंड डी, तो वो किस पे है, वो हमारे पास बी और डी पे एंगल आ रहे हैं 110। उसके बाद एंगल ए और एंगल सी की बात करते हैं। तो इसको अगर हमने लेना है तो इसको सेंटर में लेना है, को बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल एंगल बी सी डी। जिसको हमने टारगेट करना है ना उसको सेंटर में रखना है, ठीक है। ये देखिए, ये बी और डी का और ये ए और सी का, तो ये किसके इक्वल है, 70 के इक्वल है। अच्छा जी, जो सेकंड डायग्राम दी हुई है, जो सेकंड फिगर है वो हमारे पास ऐसी है कि एक पैरेललोग्राम फॉर्म है, यानी कि रंबस की फॉर्म में है, और जो है वो सेंटर से एक डायगोनल पास कर रहा है। पहले वाले में सिंपल उसने एक पैरेललोग्राम की बात की हुई थी जिसमें रंबस नहीं था, यानी कि सारी साइड इक्वल नहीं थी, लेकिन ये एक रंबस है जो कि सारी साइड इसकी इक्वल होती हैं। तो अब हमने यहाँ पे देखना है, लेकिन रंबस में ना दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, कभी भी सारे एंगल इक्वल नहीं होते हैं। अब हम सिंपल सेम वही मैकेनिज्म यूज करते हैं, वही प्रॉपर्टीज यूज करते हैं और जो है वो एंगल फाइंड कर लेते हैं। वही नो डाउट के ऑपोजिट एंगल जो है ना वो इक्वल होते हैं, ए और सी इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल ए और एंगल सी जो है ना वो इक्वल है, तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देते हैं, सारी स्टेटमेंट लिखते हैं के अकॉर्डिंग एंगल ए इज इक्वल एंगल सी। एंगल ए को हमने फाइंड करना है, तो एंगल ए एज इट इज रह जाएगा, एंगल सी के ऊपर 60 का एंगल मौजूद है, तो एंगल ए का भी क्या हो गया, 60 एंगल हो गया। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 60 एंगल लिख देते हैं। अब एंगल बी और डी की बात करते हैं। वी नो दैट के एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये बी और सी आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देते हैं, सम ऑफ adjacent angles in a parallelogram is 180। तो यहाँ पे सिंपल एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल 180। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम इज 180, ठीक है। तो सिंपल मैंने दोनों एंगल्स को का सम किया और उसको 180 के इक्वल रख दिया। एंगल बी हमने फाइंड करना है, तो एंगल बी एज इट इज रह जाएगा, एंगल सी की जगह आ जाएगा 60 जो कि उसकी वैल्यू गिवन है 180 एज इट इज। अब हमें एंगल बी चाहिए, तो एंगल बी के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें मौजूद है जो कि प्लस हो रही हैं, तो जब इसको ट्रांसफर करूंगी मैं इक्वालिटी की दूसरी साइड पे, तो ये माइनस हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जिसको आपने ट्रांसफर करना है सबसे पहले उसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देना है, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज लिख देनी है। एंगल बी इक्वल 180 और ये जो है प्लस है, तो जब दूसरी साइड पे इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये चीज मैं इसलिए कराती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, माइनस हमने करना होता है 60 को, वो 180 के साथ माइनस लगा देते हैं, जो कि गलत बात है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, 180 में से 60 को जब हम माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा। आप करके भी देख लें, 8 में से 6 निकाला, 2 and 1 120 आ गया। एंगल बी का भी जो है वो फाइंड कर लिया हमने, जो भी अननोन वैल्यू थी। तो एंगल बी पे भी हमारे पास क्या आया, 120 होल का। वी नो दैट कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सेम वही चीज मैकेनिज्म अप्लाई किया कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे सारी स्टेटमेंट मैं लिख देती हूँ, ऑपोजिट अब हमें पता है कि एंगल बी और एंगल डी इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल एंगल डी। एंगल बी की वैल्यू 120 है और एंगल डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एंगल डी की भी वैल्यू आ गई है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और अगर आप इसको दूसरी फॉर्म में लिखें, जैसे कि बैक पे लिखा हुआ है आंसर, तो अगर उसको इस तरीके से लिखना चाहें तो हम इक्वालिटी की फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। डी के ऊपर भी हमारे पास क्या है, 120। एंगल ए की पहले बात करते हैं, तो बी ए डी, एंगल बी ए डी यानी कि बी को एड को टारगेट किया, इज इक्वल, अब सी को करेंगे तो बी सी डी, एंगल
बी सी डी इज इक्वल, दोनों किसके इक्वल है? 60 के इक्वल, तो 60 लिख देंगे। अब टारगेट करते हैं बी और डी को, तो यहाँ से शुरू करते हैं। एंगल ए बी सी, बी को टारगेट किया और साथ ही इसको डी को भी टारगेट करना है, ए डी सी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, सी डी ए भी कर सकते हैं, ठीक है। बस आपका ये सेंटर में आना चाहिए। ए डी सी इज इक्वल 120, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया।